नमस्कार। आज जो भी ऑनलाइन हमारे साधक हैं उन सभी को सुप्रभात। आज हम द्वितीय वार्ता शुरू भारतीय योग संस्थान द्वारा महाराष्ट्र भारतीय योग संस्थान योग वार्ता का द्वितीय भाग है। इस माह में गए माह में हमने रोग प्रतिकारक शक्ति और योग के संबंध के संबंधी वार्ता की थी। अब की बार आज श्वसन प्रणाली और योग का क्या महत्व है उस पर वार्ता करने जा रहे हैं डॉक्टर राजन पटेल, पूना से, विभागीय प्रधान, महाराष्ट्र। देखो उसको बराबर जो ही। नमस्कार। देखो उस बराबर आइए जो नहीं। जैसे कि आपने अभी सुना कि ये दूसरी योग वार्ता है कि जो श्वसन तंत्र पर हम ले रहे हैं। हम जन्म से मृत्यु तक श्वास लेते हैं और ये श्वास निरंतर चलता ही रहता है अपनी मृत्यु तक। बच्चा जब जन्म लेता है तभी श्वास भरते हुए जन्म लेता है और जब भी मृत्यु होता है उसका तभी श्वास छोड़ते हुए, प्राणों को छोड़ते हुए मृत्यु होता है। अभी ये प्राण क्या है, श्वसन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे और उसको हम योग के साथ जोड़ेंगे। योग और प्राणायाम के साथ उसके साथ में हम जोड़ेंगे। पिछली योग वार्ता हमने 16 अगस्त को की थी कि जो रक्षा प्रणाली और योग के ऊपर थी। देखिए, भोजन के बिना हम कई दिन जिंदा रह सकते हैं, पानी के बिना भी कई दिन जिंदा रह सकते हैं, मगर वायु के बिना कुछ मिनट ही जिंदा रह सकते हैं। यानी श्वासों का महत्व कितना है इस पर यह सब तय होता है। वायु के बिना जीवन संभव ही नहीं है और यह प्रक्रिया जीवन भर चलती है। श्वसन हमारे जीवन का एक आधार है। श्वसन प्रणाली के अंग क्या क्या है, थोड़ा हम उसमें भी थोड़ा सा जानेंगे कि श्वसन प्रणाली के अंग क्या क्या है। एक तो खुद हमारे नासिका, मुख, ग्रसनी, स्वर यंत्र, ट्रैकिया यानी श्वास नली। फिर श्वास नली के दो भाग पड़ते हैं, राइट और लेफ्ट, कि जिसको श्वास नलिका ये बोलते हैं। उसके भी ब्रांचेस होते हुए ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, और उसके बाद में अंतर और छोटे छोटे होते हुए अल्वियोला जो उसको बोलते हैं। कि जैसे हम अंगूर के जैसे गढ़ रहते हैं वैसे अंगूर के टाइप के हो जाते हैं। और ये अंगूर जैसे ऊपर के उस पर आवरण जो रहता है वो ब्लड वेसल्स का आवरण रहता है, कि जिससे ये शुद्धिकरण की क्रिया, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज की क्रिया बहुत ही अच्छी तरह होती है। फेफड़े दो बाजू रहते हैं और डायफ्राम, ये सभी हमारे श्वसन के अंग हैं। अभी पहले तो हम नासिका लेंगे। नासिका हमारी जो है, ये नासिका 3 भाग में बटी गई है। एक तो नासिका खुद, नासिका गुहा, नासिका अंदर की जो गुहा है वो, और नासिका ग्रसनी। एक तो नासिका छिद्र, गुहा और अंदर की ग्रसनी। वैसे ही अंदर मुख का ही ऐसा ही है, मुख है, मुख गुहा और मुख ग्रसनी, और दूसरा ग्रसनी है। नासिका के अंदर छोटे छोटे बाल रहते हैं जिसको हम सीलिया बोलते हैं, सीलियरी मूवमेंट, और उसकी मूवमेंट बाहर की ओर रहती है। जो कुछ हम हवा अंदर की ओर लेते हैं वो हवा
गर्म होकर अंदर की ओर जाती है, छानबीन के अंदर की ओर जाती है, अंदर कुछ डस्ट या अंदर कुछ जाने नहीं देती। अंदर फिर टर्बिनेट्स रहते हैं और ये टर्बिनेट्स ऊपर के ऐसे 3 भाग रहते हैं, सुपीरियर, मीडियल और इंफीरियर ऐसे रहते हैं। और ये तीनों भाग हमारे ये है, ये सुपीरियर, ये इंफीरियर है, मिडिल। ये हवा यहाँ से अंदर की ओर जाती है और यहाँ हवा टेढ़ी मेढ़ी होती जाती हुई, ताकि ये हवा एक तो नम हो जाए, ह्यूमिड हो जाए, अंदर जो वायु है सूखी वायु अंदर ना जाए, ह्यूमिड या नम वायु रहती है, और हवा गर्म होकर अंदर जाती है। ये सामने से देखिए कैसे रखता है, और ये नीचे से, ये साइड में से देखते हैं। ये मुख है, ये इंफीरियर टर्बिनेट, मिडिल टर्बिनेट और ये सुपीरियर टर्बिनेट। ये बढ़ गई टर्बिनेट है, एबनॉर्मल है। ये ग्रसनी, ये नास है, नासिका छिद्र, ये नासिका गुहा, और ये नासिका ग्रसनी, नैसोफेरिंक्स बोलते हैं इसको। ये मुंह है, मुख ये जीवा है, ये जीवा है। ये जीवा के अंदर की हम श्वास लेते, ये जब ये मुख से श्वास लेते हैं तो ये मुख गुहा में जाती है, मुख गुहा से ये मुख ग्रसनी में जाती है। और ये दोनों गुहा ग्रसनी मिलते हुए, नासिका की ग्रसनी और मुख की ग्रसनी मिलते हुए एक ग्रसनी तैयार होती है। ये ग्रसनी यहाँ आती है। अभी यहाँ क्रॉसिंग रहता है, बहुत बड़ा क्रॉसिंग रहता है कि यहाँ जो हमारी अन्न नली है ये पीछे चली जाती है और श्वास नली यहाँ आगे आती है। हम देखिए यहाँ ऐसे हाथ लगाएंगे तो आपको ये श्वास नली मिलेगी। श्वास नली के पीछे अन्न नली रहती है, ये अन्न नली रहती है। तो यहाँ जो ये वाल्व है, जब भी हम श्वास लेते हैं तो ये ओपन ही रहता है और श्वास बाहर की ओर, अंदर की ओर श्वास की ओर चला जाता है। मगर जब भी हम निगलते हैं तो ये बंद हो जाता है, अन्न नली बंद हो जाती है और पूरा श्वास की अन्न नली बंद होते हुए, अन्न नली ओपन होते हुए अन्न उधर की ओर चला जाता है। अभी गले जो ग्रसनी है, ग्रसनी के अंदर, यहाँ गले के अंदर और नाक का जो दोनों ये है, उसके बीच में एक यूस्टेशियन ट्यूब करके रहती है। ये यूस्टेशियन ट्यूब कान के अंदर ओपन होती है। ये यूस्टेशियन ट्यूब है, देखिए ये नासिका गुहा है, ये एडेनल्स है। ये जो गुहा है यूस्टेशियन ट्यूब, ये कान के अंदर ओपन होती है और कान के पर्दे को संभालने के लिए या कहीं कहीं प्रेशर बढ़े या कान के अंदर कुछ प्रेशर बढ़े तो दोनों का प्रेशर इक्वलाइज करने के लिए ये यूस्टेशियन ट्यूब रहती है। 2 भागों में बटा गया है रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये आए हैं और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये आया है। अभी जैसे बोला, ये श्वास नली, अभी आगे श्वास नली के ऊपर जो है ये लैरिंक्स है। लैरिंक्स यानी स्वर यंत्र, श्वास नली के ऊपर स्वर यंत्र रहता है। श्वास नली ये जो कार्टिलेज की बनी हुई रहती है, सी टाइप की कार्टिलेज रहती है। आप यहाँ हाथ लगाएंगे तो आपको भी यहाँ कुछ कड़क महसूस होगा। ये हड्डियाँ नहीं है, ये कार्टिलेज है। ये दबते भी है, फूलते भी है, ऐसे होता है ये। और ये जैसे जैसे नीचे जाएगी, ये 10 इंच रहती है, यहाँ से ये 10 इंच रहती है। 10 इंच के बाद में दाहिनी और बाईं और इसके ब्रांचेस होती है और ये फेफड़ों के अंदर चली जाती है। अभी फेफड़े जो है 2 भाग में बटे हुए थे, ये फेफड़े है। ये फेफड़ों के नीचे डायफ्राम भी है। ये हमारी पूरी रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गई। ये जो डायफ्राम का एक एक्सपेरिमेंट यहाँ करके दिखाया है, वो दिखती है कि यहाँ एक पर्दा लगा हुआ है और जब भी हम ये पर्दा खींचते हैं तो यह हवा अंदर की ओर चली जाती है और ये फेफड़े फूलते हैं। और ये जब भी हवा छोड़ देते हैं, ऐसे ये दबा के ऊपर की ओर कर देते हैं तो ये फेफड़े दबते हैं और ये हवा बाहर की ओर चली जाती है। ये इसका मैकेनिज्म है। अभी ये रेस्पिरेशन कैसा होता है ये भी देख लीजिए आप, कि जब भी मैं श्वास भरता हूँ तभी ये मेरी रिब्स, पसलियाँ ऊपर की ओर चली जाती है और साइड में फूलती है
और आगे भी थोड़ी फूलती है। आगे ज़्यादा नहीं फूलती क्योंकि यहाँ खंजीर का हड्डी रहती है जिसको हम स्टर्नम बोलते हैं, इससे ये आगे नहीं फूल सकती, साइड में और ऐसे ऊपर फूलती है। इसके कंपैरिजन में आप देखेंगे कि ये जब भी पर्दा रिलैक्स हुआ, डायफ्राम रिलैक्स हुआ, तो ऊपर की ओर दबा गया और प्रेस किया किसको, ये फेफड़े को प्रेस किया और फेफड़े से ये हवा बाहर की ओर चली गई। मगर जब भी ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, आकुंचन पड़ता है, तभी अंदर की ओर हवा आती है क्योंकि यहाँ निगेटिव प्रेशर तैयार होता है। साथ में ये जो पसलियाँ हैं ये फूलती है और ये उसको फूलने के लिए जगह मिलती है फेफड़ों को और पूरी हवा अंदर की ओर चली जाती है। यानी ये जो डायफ्राम महत्वपूर्ण है, जितना डायफ्राम मेरा पक्का रहा उतना मेरा रेस्पिरेशन अच्छा रहा। अभी ये ब्रोंकस, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, उसकी जो छोटी छोटी ब्रांचेस होने लगी, ये सभी ब्रांचेस होते होते एक अल्वियोलाई, ये अल्वियोलाई है, ये इसमें रूपांतर हो जाता है। और हर एक अल्वियोलाई, करोड़ों लाखों करोड़ों ये अल्वियोलाई रहती है और उसके हर एक के इसमें साइड में ब्लड वेसल्स रहती है। यहाँ से अशुद्ध रक्त आता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त आता है और इसकी वॉल को ये चिपक रहता है और यहाँ से ये ऊपर की ओर चला जाता है। यहाँ से जब भी ऑक्सीजन युक्त हवा अंदर की ओर आई तो यहाँ जो रक्त है इसको परमिएबिलिटी बोलते हैं कि जिससे ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रक्त में से हवा में निकल जाता है, फेफड़े में निकल जाता है और फेफड़े की ऑक्सीजन युक्त जो हवा है वो रक्त में चली जाती है और ये रक्त शुद्ध होता है। ये ब्लू कलर का जो है ये अशुद्ध रक्त है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है। और जब भी ये ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है तभी ये शुद्ध करके चली जाती है। श्वसन के दो प्रकार हैं, एक तो बाह्य श्वसन और अंतः श्वसन। बाह्य श्वसन यानी हम जो नासिका से फेफड़ों तक श्वास लेते हैं वो बाह्य श्वसन हुआ। अंतः श्वसन जो है वो सेल्यूलर लेवल पर होता है। अंतः श्वसन ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी ऑक्सीजन युक्त हवा अंदर की ओर चली जाती है और पूरे शरीर में घूमती है लाल पेशी की माध्यम से, तभी साथ में खून में ग्लूकोज रहता है। ग्लूकोज से हमने ताकत मिलती है, हमने सुना है ग्लूकोज से हमने ताकत मिलती है। मगर ये ताकत कब मिलती है कि जब भी ये अंतःश्वसन होता है सेल्यूलर लेवल पर, तभी ये ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो जाता है, ग्लूकोज तोड़ देते हैं और ग्लूकोज का रूपांतर एटीपी, एडिनोसाइन मोनो ट्राइफॉस्फेट, इसमें ये रूपांतर होता है और ये एनर्जी ऊर्जा पैदा होती है। ये ग्लूकोज तोड़ देते हैं और एटीपी तैयार होता है और ये एटीपी ग्लूकोज तैयार करते हैं। ये आपको स्लाइड में जरा बाद में दिखाऊंगा क्योंकि हमारा जो नॉर्मल रेस्पिरेशन अभी दिखा देता चाहिए, तो ये हमारा नॉर्मल रेस्पिरेशन है। ये ग्राफ आप अभी बराबर खाली देख लीजिए कि ये जो हवा, ये जो है, ये हमारी नॉर्मल हवा हम लेते हैं। ये नॉर्मल हवा हम ये लेते हैं, श्वास लिया, ये श्वास ये भरा, ये श्वास छोड़ा, ये भरा, ये खाली हम 500 ml यानी आधा लीटर हमारा श्वास लेते हैं और आधा लीटर हम श्वास छोड़ते हैं। मगर हम जब श्वास जोर से प्राणायाम में ज़्यादा की और हमारी अंदर की ओर ज़्यादा भरने की क्षमता रखते हैं तो ये श्वास हम ज़्यादा भरते हैं और ये ज़्यादा यहाँ से ज़्यादा छोड़ा श्वास को। ये देखिए इसके कंपैरिजन में हम कम श्वास छोड़ सकते हैं। ये और ये जो है इसको वाइटल कैपेसिटी, ये हवा का हमारा जो खेल है ये यहाँ ही इतने में ही रहता है, 1 2 3 इसमें ही रहता है ये खेल। ये हवा ऑक्सीजन युक्त हवा और कार्बन डाइऑक्साइड ये इसमें ही रहता है। बाकी ये जो है ये रेसिड्यूअल, हमने पूरी हवा बाहर छोड़ दी, पूरी हवा हम कुंभक, बाह्य कुंभक लगाते हैं, बाह्य कुंभक में हम पूरा श्वास बाहर छोड़ देते हैं, तभी ये पूरी हवा बाहर निकल जाती है, तो भी फेफड़ों में इतनी हवा सिल्लक तो रहती ही है। ये इम्पोर्टेंट है। मगर जो हमारी उपयुक्त हवा है ये यहाँ से यहाँ तक है, इसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, जो 500 ml रहता है। ये जो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये वॉल्यूम की जो इसमें कभी उपयोग होता है जब भी हम थकते हैं, थकान आती है तो हम श्वास ज़्यादा भरते हैं, या हम जब भी व्यायाम करते हैं तो श्वास ज़्यादा भरते हैं, दौड़ते हैं, तो ये रेस्पिरेशन उपयोगी होता है। मगर प्राणायाम में
पूरे के पूरा यहाँ से लेते हुए यहाँ तक पूरा हम प्राणायाम में ये हवा भरते हैं, छोड़ते हैं। पूरी बाह्य कुंभक तक हम हवा ले जाते हैं और आंतरिक कुंभक तक हवा बाहर रोकते हैं। ये रोकने की क्षमता, इसको वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। उसकी आगे की स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। ये टोटल लंग कैपेसिटी हमारी 4 से 5 लीटर रहती है। 4 से 5 लीटर हवा हमारे दोनों फेफड़ों में रहती है। टाइडल वॉल्यूम में अभी बोला कि 500 ml, आधा लीटर ही वो ले सकते हैं। ये इंस्पिरेटरी जो है वो अभी अब ज़्यादा इसमें कुछ ये नहीं करते, मगर वाइटल कैपेसिटी जो है वो 4800 है। अभी श्वास गति, मेरी जो श्वास गति है, ये नॉर्मल गति जो है वो 14 से 16 प्रति मिनट रहती है। जब भी हम व्यायाम करते हैं तब व्यायाम से हमारे अंदर की जो श्वास गति है ये बढ़ती है। हम दौड़ते हैं तो श्वास गति बढ़ती है। मगर जब मैं प्राणायाम करता हूँ या सो जाता हूँ या आराम करता हूँ, तभी इसका रेट कम हो जाता है। कुंभक में हम रेट कम करते हैं, रेस्पिरेटरी रेट मिनट पर मिनट जो रहता है वो कम करते हैं। गहरे लंबे श्वास में हम रेट कम करते हैं। अभी जो मैंने बोला, यहाँ श्वास नली है और ये श्वास नली के अंदर ब्रांचेस पड़ते हैं। ये खास स्लाइड मैंने क्यों बनाई कि जिसको ये अस्थमा वाले हैं, ये इनकी जो देखिए अंदर की जो डायमीटर है कितनी बड़ी है। ये रेगुलर है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल एयरवे। मगर जिसको अस्थमा होता है, ये अंदर की वॉल है, ये सिकुड़ जाती है और यहाँ की ये वॉल जो मसल है, ये मसल्स को सूजन आ जाती है। ये सिकुड़ते हुए पूरी ये एयरवे बहुत ही कम हो गया, वहाँ सिक्रीशंस ब्लॉक हो गई। ये म्यूकस है, श्लेष्मा है, ये श्लेष्मा से ब्लॉक हो गया। ये मसल्स की सूजन आने से देखिए मसल टाइटन्स ये। और आदमी जो अस्थमा वाला आदमी रहता है वो श्वासों के लिए झगड़ता है। यही जब भी हम प्राणायाम करते हैं तभी हम इसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इसके खास हम जो व्यायाम करते हैं तो इसकी सिक्रेशंस भी कम होते हैं, ये भी पक्का होता है और हमारा एयरवे क्लियर रहता है, ताकि अस्थमा वालों को भी अस्थमा का अटैक आए तो तकलीफ नहीं होती। श्वसन प्रणाली की व्याधियां क्या क्या है? एक तो सर्दी जुकाम जो हम रोज देखते हैं, सर्दी जुकाम, खांसी, ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस। ये साइनोसाइटिस हमारे 3 साइनसेस है। ये 2 साइनस वो 2 पैर में है। यहाँ साइनस जो है ये फ्रंटल साइनसेस बोलते हैं, यहाँ जो है मैक्सिलरी साइनस, और उसके अंदर जो है वो इथमोइडल साइनस बोलते हैं। इसमें ये हवा रहती है, जो हम हवा देते हैं, ये हवा 3 ये पोकड़ी जिसको हॉलोनेस बोलते हैं, वो हॉलोनेस में हवा रहती है। और ये हवा से हमारा आवाज़ में रेजोनेंस, आवाज़ में जो ये रहता है एक फ़र्क, ये फ़र्क ये हमारे साइनस से होता है। मगर कभी कभी साइनस का इन्फेक्शन हुआ है, साइनोसाइटिस हुआ, तो अंदर की वो और सूजन आ जाती है, और अंदर की ओर सूजन आने से साइनसेस ब्लॉक हो जाती है, श्वास नहीं ले पाते, या श्वास लेते हैं तो अंदर सिक्रीशंस इतने बढ़ जाते हैं कि पूरा नाक भर जाता है। ये क्लियर हो जितने हुए उतने हमारे आवाज़ में मधुरता आएगी। आपने देखा होगा जिसको नज़ला है, सर्दी है, ये सर्दी जब भी रहती है तभी आवाज़ में भी फ़र्क आ जाता है। ये फ़र्क क्यों आता है? क्योंकि ये जो कुछ साइनसेस है, ये साइनसेस मेरी ब्लॉक हो जाती है, हवा अंदर नहीं रहती, या उसके फ्लूइड हो जाता है, पानी आ जाता है, और बाद में ये आवाज़ हमारा अलग बढ़ जाता है। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया, सीओपीडी यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज जिसको बोलते हैं, कि क्रॉनिक लंग फूलते नहीं है इसमें, और फिर श्वास के लिए झगड़ते बैठते हैं। टीबी, प्लूरसी भी ये भी बोलता हूँ कि प्लूरसी क्या है? ये हमारे जो फेफड़े है जो है, ये फेफड़े 2 है फेफड़े, दाहिना फेफड़ा और बायां फेफड़ा। बायां फेफड़ा जो है वो दाहिने फेफड़े से थोड़ा सा मोटा रहता है, बड़ा रहता है थोड़ा सा,
और मगर ये छोटा या ये छोटा रहता है, यानी यहाँ से ये जो छोटा रहता है, या दाहिना फेफड़ा बड़ा रहता है, यहाँ ये छोटा रहा तो भी ब्रॉड यहाँ जो ज़्यादा रहता है, क्योंकि बीच में यहाँ हृदय रहता है। हृदय को जगह करने के लिए यहाँ ये फेफड़ा थोड़ा सा बाजू में सरका हुआ रहता है और थोड़ा सा ऊपर की ओर रहता है। दाहिना फेफड़ा 3 भागों में बट गया है। राइट साइड की जो फेफड़ा है वो 3 भागों में बटा हुआ रहता है, और लेफ्ट साइड का जो फेफड़ा है वो 2 साइड में बटा हुआ रहता है। ठीक है, और ये दोनों फेफड़ों के बेस में यानी नीचे डायफ्राम रहता है। ये डायफ्राम पेट और छाती वक्ष दोनों को अलग अलग कर देता है। पेट के अवयव और छाती के अवयवों को अलग करने वाला जो ये पर्दा है, ये पर्दा डायफ्राम है। ये डायफ्राम पर ही हमारा रेस्पिरेशन का खेल चलता रहता है। जिसका डायफ्राम पक्का है वो कुंभक भी अच्छी तरह लगा सकता है, बाह्य कुंभक में भी अच्छी तरह रोक सकता है, आंतरिक कुंभक में भी अच्छी तरह रोक सकता है श्वास को। और जितना ये पक्का रहता है, जब भी ये डायफ्राम आकुंचन होता है तो नीचे की ओर जाता है। जब भी डायफ्राम आकुंचन होता है तो डायफ्राम नीचे की ओर जाता है, और नीचे जाते हुए यहाँ निगेटिव प्रेशर तैयार होता है, तो बाहर की जो कुछ हवा है वो फेफड़ों में चले जाती है, फेफड़े फूलने लगते हैं। साथ में जब भी ये डायफ्राम नीचे की ओर चला जाता है तो पेट के अवयव भी दबते हैं, पेट की मालिश होती है। और जब भी ये डायफ्राम रिलैक्स होता है तो ये आराम से ऊपर की ओर चला जाता है, फेफड़ों को दबा देता है। फेफड़े दबाने से अंदर की जो दबी हुई हवा है वो बाहर की ओर निकाल देते हैं ये। और जो ये हमें जो नॉर्मल रेस्पिरेशन जो है, ये नॉर्मल रेस्पिरेशन हम जब हम चालू रखते हैं तो 500 ml हम श्वास भरते हैं और 500 ml श्वास छोड़ते हैं। मगर जब भी मैं श्वास लंबा और गहरा भरता हूँ तो 1900 सीसी से 3300 सीसी तक मैं हवा भर देता हूँ। कितनी? 500 थी अभी, और सीधा 6 गुना ज़्यादा मैं हवा भरा। इसका मतलब है कि जो मैं नॉर्मल रेस्पिरेशन करता हूँ तो 500 ml ही में श्वास लेता हूँ, मगर जब मैं प्राणायाम करता हूँ, जब भी मैं लंबा गहरा श्वास लेता हूँ, जब भी मैं श्वास को रोकता हूँ बाहर लेके, बाह्य कुंभक में रोकता हूँ, तो पूरी श्वास को बाहर निकाल दिया और पूरी श्वास को अंदर लिया, तो उसकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 8 गुनी बढ़ जाती है। अभी देखिए आप, मैं लेता था तो आधा लीटर ही 500 ml उतना ही श्वास लेता था, मगर प्राणायाम से मैं 8 गुना हवा में ज़्यादा लेता हूँ। कितना फ़र्क हुआ? तो मुझे ऑक्सीजन ज़्यादा मिलने वाली या कम मिलने वाली है? जितना ऑक्सीजन ज़्यादा मिला उतना ही मेरा रक्त शुद्धिकरण की क्रिया तेज होने वाली है। और रक्तीकरण की शुद्धि क्रिया तेज हुई तो रक्त शुद्ध हुआ, तो हर एक पेशी को, मेरे शरीर की हर एक पेशी को रक्त ऑक्सीजन से जो भरपूर रक्त रहता है वो ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलता है, तो मेरी एनर्जी भी उतनी ज़्यादा तैयार होने वाली है। क्योंकि ऑक्सीजन जब भी मिलता है, प्राणों से मिलता है, तभी ये ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देता है, ग्लूकोज के अणु को, मॉलिक्यूल्स को तोड़ देता है और एटीपी में उसका रूपांतर कर देता है। एटीपी उसमें रूपांतर कर देता है जो एनर्जी रिलीज़ करता है। इसके लिए जब भी हम गहरा लंबा श्वास लेते हैं या छोड़ते हैं तभी हमारी ऊर्जा निर्माण होती है। और ये ऊर्जा से जब भी हम पूरा प्राणायाम करने के बाद में उठ के बैठते हैं तो हमारे शरीर ऊर्जा से ओतप्रोत रहता है। ये क्यों रहता है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और प्रचुर मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है। इसके लिए मेरा डायफ्राम पक्का होना ज़रूरी है। ये जो फेफड़े हैं, ये फेफड़े स्पॉन्जी रहते हैं, उसको दबा सकते हैं, लचकदार रहते हैं, बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं, और उसमें करोड़ों अल्वियोलाई रहते हैं। तो रक्त शुद्धिकरण की कितनी अच्छी तरह होती होगी आप वो देख लीजिए। आसन प्राणायाम के नियमित अभ्यास से गला, श्वास नली साफ, फेफड़े भी शुद्ध होते हैं, फेफड़े भी शक्तिशाली होते हैं और रक्त शुद्धिकरण की क्रिया
तेज होती है। वायु की अंतरंग शक्ति का नाम हम क्या बोलते हैं कि हम प्राण बोलते हैं। प्राण ही हमारा जीवन है, जिसके अधीन मेरा पूरा जगत है। मेरा पूरा जीवन कभी रहता है कि मेरा ये श्वास बराबर रहा तो ही मेरा जीवन रहने वाला है। श्वासों के व्यायाम को प्राणायाम कहते हैं। शारीरिक व्यायाम को हम आसन कहते हैं, वैसे श्वासों के व्यायाम को प्राणायाम कहते हैं। प्राण ही प्राणी को उत्पन्न करने वाली और पालन करने वाली शक्ति है। ये भी सही है। यह प्राण पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। अभी श्वसन हमें हम रोज देखते हैं कि जब भी हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम में 3 भाग रहते हैं, एक तो कुंभक, रेचक और पूरक। जब भी हम पूरक करते हैं तो श्वास अंदर की ओर भरते हैं। अभी जब भी नॉर्मल श्वास लेते हैं तो 500 ml श्वास लेते हैं, मगर जब भी मैं पूरक करता हूँ तो 500 से 6 से 7 गुना में श्वास ज़्यादा भरता हूँ और आंतरिक कुंभक में रुकता हूँ, ताकि मेरी अंदर की जो हवा है, अंदर की ओर भरी हुई हवा, उसको मैं रोकता हूँ, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की एक्सचेंज की क्रिया को वक्त मिले। एक्सचेंज की क्रिया कभी अच्छी होगी जब भी श्वास रोका हुआ है तभी। तो ये जब भी वक्त मिलता है तो पूरा ऑक्सीजन से मेरा रक्तवाहिनियाँ फूल जाती है, ऑक्सीजन भरपूर मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की ओर निकाल देने में, फेफड़ों से बाहर निकाल देने में मदद होती है। वैसे ही जब भी मैं श्वास पूरा छोड़ देता हूँ बाह्य कुंभक में और बाह्य कुंभक में रोकता हूँ, तो जो 500 ml थी उसके बदले अभी मैं और बाहर की ओर श्वास छोड़ दिया, अंदर की फेफड़ों को भी मैंने दबा दिया। ये जो डायफ्राम है और रिलैक्स हो गए और ये फेफड़ों को दबा दिया, तो और श्वास बाहर निकल गया, तो मेरी वाइटल कैपेसिटी और बढ़ जाती है। अंदर दबा दिया तो भी अंदर श्वास रहता ही है। एक उदाहरण के तौर पर बोलता हूँ, समझो कि मेरी 2 व्हीलर है, 2 व्हीलर के टायर्स है, टायर्स में हवा रहती है, और जब भी ये हवा पूरी भरी, एक बहुत पूरी भरी तो फट जाएंगे टायर, मगर उसकी कैपेसिटी से भरी तो ये कैपेसिटी हमारी जो लंग्स की कैपेसिटी वैसे, मगर जब पर पंक्चर हो जाती है स्कूटर तो पूरी हवा निकल जाती है, नहीं निकलती। अंदर कुछ नहीं कुछ तो हवा शिल्लक रहती ही है, पूरी दबती है मगर अंदर हवा शिल्लक रहती। यही हमारा फेफड़ों में रहता है कि पूरी हवा बाहर निकाल दी तो भी अंदर हमारी हवा थोड़ी बहुत तो रहती ही है। यौगिक श्वसन, इसके बारे में अब थोड़ा सा बोलूँगा। यौगिक श्वसन, श्वास तो हम लेते हैं, एक छोड़ते हैं, रेचक पूरक सब करते हैं। यौगिक पूरक ये श्वसन में खास करके सबसे पहले तो एक स्वाभाविक श्वसन, मैंने अभी स्वाभाविक श्वसन आपको दिखाया कि जिसमें 500 ml श्वास भरते हैं, 500 ml श्वास छोड़ देते हैं, ये हमारा स्वाभाविक श्वसन हुआ। दूसरा जो है वो उदर श्वसन है। ये उदर यानी पेट, यहाँ डायफ्राम है, ये डायफ्राम के नीचे ये उदर श्वसन, ये पेट हमारा जब भी मैं आगे पीछे करूँगा ये उदर श्वसन होता है। जब भी मेरा ये जो हाथ है, दाहिना हाथ मैं यहाँ रखता हूँ और बायां हाथ जो है छाती पर रखता हूँ, और खाली मैं जब भी मैं उदर श्वसन करता हूँ, अभी मेरी ओर देखिए, पेट ऊपर नीचे होता है, आगे पीछे होता है, मगर छाती नहीं होती, इसको उदर श्वसन बोलते हैं, उदर श्वसन। मगर जब ये वक्ष श्वसन हम जब करते हैं तो ये हाथ ये है, उदर श्वसन में मेरा फेफड़ा है, ये दबता है छाती के ऊपर, रिलैक्स होता है और ये दबता है तो छाती मेरी फूलेगी, पेट कम से कम फूलेगा। अभी छाती वक्ष श्वसन देखिए, पेट बिल्कुल नहीं हिल रहा, छाती ले रही, इसको वक्ष श्वसन बोलते हैं। मगर तीसरा जो है वो गर्दनी श्वसन है। गर्दनी श्वसन हम कभी ले करते हैं, श्वासों के साथ हम जब झगड़ते हैं, ऑक्सीजन की
हमारी लेवल कम हो जाती है तो हम श्वास के लिए, श्वास शरीर झगड़ता है मुझे श्वास दो करके, तभी हमारे जो श्वासों को श्वसन के एक्सेसरी मसल्स रहते, एक्स्ट्रा मसल्स रहते, वो हमारे झगड़ते और काम में आते हैं। ये हमारे स्टर्नोमैस्टॉइड मसल्स कि जो गर्दन से जुड़े हुए यहाँ छाती पर, यहाँ के क्लेविकल रहते हैं, यहाँ हड्डी कॉलर बोन रहता है, यहाँ के सभी मसल्स, फेफड़ों के जो मसल्स है ये सभी देखिए। ये करके दिखाता हूँ, आपके ये मसल्स आपको दिखाई देंगे। और ये जो खड्डा है ये कॉलर बोन है, कॉलर बोन आप यहाँ दबाएंगे आप तो ये खड्डा है। ये जब भी आप पूरा श्वासों से भरेंगे, ये कभी नॉर्मल श्वास में या आंतरिक कुंभक में भी ये भरते नहीं, मगर प्राणायाम में आप और शक्ति से आप भरेंगे तो ये खड्डे भी आपको भरने चाहिए। तो मेरा पूरे के पूरा गर्दनी श्वसन हुआ बोलते हैं। ये गर्दनी श्वसन हुआ। एक तो स्वाभाविक श्वसन, उदर श्वसन, ये वक्ष श्वसन, गर्दनी श्वसन हुआ, और बाद में ये जो यौगिक श्वसन। यौगिक श्वसन में ये सभी क्रियाएं एक ही, समझो मैं श्वास ली तो पहले तो उदर श्वसन किया, बाद में वक्ष श्वसन किया, बाद में गर्दनी श्वसन किया, फिर गर्दन को रिलैक्स की, वक्ष श्वसन रिलैक्स किया और पेट को रिलैक्स किया। ये एक आवृत्ति हुई। वैसे ही हम जब भी आवृत्ति करते जाते हैं तो उसको बोलते हैं यौगिक श्वसन। अभी थोड़ा सा हम आगे आएंगे यौगिक उपचार पर। श्वसन के यौगिक उपचार कैसे करेंगे? एक तो सबसे पहले तो शुद्धि क्रिया, आसन, प्राणायाम, ओम, मंत्र साधना और प्रार्थना जो करते वो सबसे पहले लेंगे हम शुद्धि क्रिया। शुद्धि क्रिया में हम क्या करते हैं? रबर नीति करते हैं, जल नीति करते हैं और कपालभाति। शुद्धि क्रिया में ही प्राणायाम कपालभाति आता है, इसके लिए खास करके यह कपालभाति लिखा हुआ है। रबर नीति में हम रबर यहाँ से डालते हैं और दूसरी बाजू या गले में से निकालते हैं, ये रबर नीति करते हैं। रबर नीति से आगे पीछे करते हुए अंदर का पूरा भाग, फिर ये नासाग्रसनी, नासक, ये जो नासा के अंदर की गुहा, ये सभी साफ होती है। जब भी मैं मुख से निकालता हूँ तो मुख गुहा और मुख ग्रसनी, ये तीनों भाग हमारे, और ये ऊपर के तीनों भाग हम साफ करते हैं। कैसे? रबर नीति से। रबर नीति करने के बाद में हम जल नीति करते हैं कि जो कुछ चिकनाहट है ये सब इसके प्रेशर से, पानी के प्रेशर से, गुनगुना और नमक वाला पानी रहते हैं और पूरी के पूरा श्वास, हमारा अंदर का श्वास क्लियर कर देते हैं, अंदर की पूरी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वो साफ कर देते हैं। और बाद में हम कपालभाति करते हैं। ये थोड़ा सा साइड में हम करते हैं, जाके एंगल बदलते हुए अंदर जो कुछ पानी है वो एंगल बदलने से वो पानी के ऊपर प्रेशर आते हुए करते हैं। ये कपालभाति कभी, मगर प्राणायाम में जब भी हम कपालभाति करते हैं तो एक स्थिर स्थिति में बैठते हुए मेरी रीढ़ गर्दन सीधी रहती है, और रीढ़ गर्दन सीधी हुए गर्दन को ना हिलाते हुए करते हैं। मगर इसमें कपालभाति करते समय खास करके हम साइड में करते हैं ताकि अंदर का बचा कुचा हुआ पानी भी निकल जाए। खास करके आजकल के जो दिन में कोरोना है, कोरोना कहाँ से आता है? कोरोना रोग ये श्वसन रोग है, ऐसे समझिए आप, क्योंकि वो नाक से अंदर की ओर कोरोना के वायरसेस नाक के अंदर से अंदर जाते हैं और ग्रसनी में उतरते हुए फेफड़ों में जाते हैं, या मुख पे अंदर की ओर जाते हैं और अंदर की ओर ग्रसनी में जाते हुए पेट में जाते हैं या फेफड़ों में जाते हैं। और तीसरा है आँखें। ये आँखें हैं, ये आँखों की जो यहाँ की जो लदी है जिसको नैसो नेक्रिमल डक्ट, नाक लैक्रिमल, यानी ये आंसू की जो ये नलिका है ये नाक के अंदर उतरती है। कभी ये वायरसेस यहाँ आँख में गए या आँख के आंसू में चिपक गए तो ये आंसू अंदर की ओर आते हुए नाक के अंदर उतरने वाले हैं। यानी आंसू की ये पॉइंट ऑफ एंट्री 3 जगह से होती है। वायरसेस 3 जगह से, कोरोना के वायरसेस 3 जगह से अंदर की ओर जाते हैं। एक को आँखों में से, नेसोलैक्रिमल डक्ट, दूसरा है नाक से और तीसरा है मुख से। मगर मुख में समझो श्वास नली से अंदर गया तो हरकत नहीं, फेफड़े में गया।
मगर वो अन्न नली से पेट में गया तो पेट में एसिड रहता है, एसिड से पूरे के पूरे वायरसेस किल हो जाते हैं। इसके लिए इसमें पेट का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता। ये फेफड़ों का रोग है और फेफड़ों में ये वायरसेस करते हैं। अन्न नली में चला गया वायरस तो वो जिंदा नहीं रहने वाला, मगर श्वास नली में गया तो आगे फेफड़े में जाने वाला है और पूरे फेफड़े आगे वो इन्फेक्ट कर देने वाला है, प्रदूषित कर देने वाला है। अभी आसन पर आता हूं। आसन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके मेरे इसका उद्देश्य क्या है, आसन का उद्देश्य क्या है, मैं आसन क्यों करूं, क्योंकि मेरे एक तो फेफड़े मजबूत करने हैं और फेफड़े मेरे मजबूत कभी होंगे जब भी मेरे फेफड़ों के श्वसन के मसल्स पक्के होंगे, मेरे फेफड़े पक्के होंगे, मेरे डायफ्राम पक्का होगा और मेरे यहाँ के जो मसल्स है वो सभी पक्के होंगे, मेरे फेफड़े लचकदार होंगे, अंदर श्वासों को रोकने की क्षमता बढ़ी, तो ये सभी क्रिया पॉसिबल है। ये हम सभी आसन से करते हैं। जब भी मैं अर्धचंद्रासन करता हूँ, अभी थोड़ा सा आसन का मैं हर एक आसन का थोड़ा सा मैं डिटेल बोलता हूँ और उसका फेफड़ों के साथ में उसका आकार कैसे हो जाता है ये देखिए। जब भी मैं ऐसे करके अर्धचंद्रासन करता हूँ तो मेरा दाहिना फेफड़ा पहले दाहिनी ओर झुका तो दाहिना फेफड़ा दब जाता है, बायां फेफड़ा खींचा जाता है, फूला जाता है, बराबर है। धीरे धीरे यही क्रिया को मैं बाईं ओर ले जाता हूँ तो बायां फेफड़ा फूलता है और बायां फेफड़ा दबता है और दाहिना फेफड़ा फूलता है। और जब भी मैं ये 3-3 बार करता हूँ या एक विशिष्ट गति में और विशिष्ट अंक में करता हूँ, तभी ये फेफड़े मेरे धीरे धीरे रिलैक्स होने लगते हैं। साथ साथ ये मेरी जो रिब्स है, ये पसलियाँ हैं, पसलियों को पकड़ने वाले स्नायु है कि जो रेस्पिरेशन में मेरी मदद करते, श्वसन में मदद करते, ये जो है ये भी पक्के होने लगते हैं। और साथ साथ जब भी मैं ऐसा करता हूँ तो ये डायफ्राम का ये भाग ये भी धीरे धीरे खींचा जाता है। यहाँ एक बाजू दबता है, अभी यहाँ दबा तो यहाँ खींचा गया, अल्टरनेट होता है। अश्वत्थासन में खड़े हुए रहते हुए पैर को पीछे की ओर करते हैं तो यहाँ से पीछे की ओर किया तो यहाँ का पेट के सभी स्नायु खींचे गए, एक और पैर पीछे की ओर किया, दाहिना पैर पीछे की ओर किया तो दाहिना फेफड़ा फूल जाता है और उसको और फूलाने के लिए हाथ ऊपर की ओर करा देता हूँ, बराबर है। और ये जब भी करता हूँ तो फेफड़ा और फूलता है। फेफड़े के साथ साथ मेरे पसलियों के मसल्स है वो भी खींचे जाते हैं और ये जो हाथ है ये बायां हाथ ये पीछे की ओर ले जाता हूँ तो यहाँ ये फेफड़ा पीछे की ओर खींचा जाता है, ये आगे की ओर खींचा जाता है और थोड़ा सा हम आगे की ओर झुकाव करते हैं अश्वत्थासन में। तो फेफड़ा और ग्रेविटी की भी उसमें मदद होती है, गुरुत्वाकर्षण की भी मदद होती है फेफड़ों को कि यहाँ से अगेंस्ट, यहाँ से जो फेफड़ा है ये अगेंस्ट ग्रेविटी रुकता है और यहाँ गुरुत्वाकर्षण से और आगे की ओर चला जाता है। ये अश्वत्थासन देखिए अल्टरनेट कैसे होता है लंग्स की स्थिति। ताड़ासन में, खड़े हुए ताड़ासन में यही स्थिति होती है या लेटे हुए ताड़ासन में यही स्थिति होती है। जब भी हम खड़े हुए एड़ी पंजी मिलाते हुए दोनों पैरों को दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेते हुए तानते हैं तो ये तानते हैं तो क्या होता है, पूरे मेरे फेफड़े, दोनों फेफड़े एक साथ, दोनों बाजू एक साथ खींचा होता है ना। अर्धचंद्रासन में एक बाजू ज़्यादा आता है, एक बाजू रिलैक्स होता है, एक बाजू जाता है, मगर ताड़ासन में दोनों फेफड़े एक साथ फूले जाते हैं, खींचे जाते हैं। डायफ्राम भी उसका बराबर पक्का हो जाता है। ताड़ासन में ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रुकने के लिए इसीलिए बोलते हैं। सूर्य नमस्कार सातों चक्र प्रभाव में आते हैं। अभी इसमें चक्र प्रभाव में आते हैं और सातों आसनों का लाभ, यहाँ सातों आसन यानी खड़े हुए आसन है, बैठे हुए तो यहाँ नहीं मगर लेटे हुए, ये सभी जो पैर खींचते हैं, ये सभी जो कुछ आसन है, ये सभी आसनों का लाभ हमें यहाँ मिलता है सूर्य नमस्कार में। सभी आसनों में एक आकर्ण धनुरासन, जब भी मैं अंगूठे के पैर के अंगूठे को छल्ला बनाते हुए पकड़ते हुए बाएं अंगूठे को दाहिने कान के यहाँ लाता हूँ तो मेरे यह फेफड़े और यहाँ के आजू बाजू साइड के मसल्स की जो रेस्पिरेशन में मदद करने वाले ये भी खींचे जाते हैं।
ये ध्यान है। कोणासन, कोणासन में भी बोला है, कोणासन में ठीक है कि मेरी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, कमर दर्द, पीठ दर्द ठीक होता है, वो सभी ठीक है। मगर कोणासन में जब भी हम हाथ थोड़ा सा और नज़दीक लाए तो ये छाती और आपकी फूलेगी, और ये हथेलियाँ और शरीर के नज़दीक लाएंगे कोणासन में तो और छाती अधिक फूलेगी, श्वास रोकने की क्षमता बढ़ेगी और अंदर मैक्सिमम श्वास अंदर की ओर आपका जाएगा। दोनों फेफड़े एक साथ अच्छी तरह फूले हैं कोणासन में। उष्ट्रासन में भी यही क्रिया है। मैं वज्रासन में बैठा हूँ, वज्रासन में बैठते हुए खड़े हुए रहता हूँ और दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाता हूँ और धीरे धीरे दोनों हाथों को एक साथ, ना कि देखा ये गया है कि पहले एक हाथ रखते हैं और बाद में दूसरा हाथ तलवे पर रखते हैं, पैर के तलवे पर, नहीं, दोनों हाथों को एक साथ धीरे धीरे लेते हुए तलवों पर जब भी रखेंगे तो दोनों फेफड़ों को एक साथ खिंचाव मिलेगा, ना कि पहले एक दूसरा ऐसा, और ये खिंचाव मिलेगा, फेफड़े और फूलेंगे और इसमें ऊपर का फेफड़ों का ऊपर का भाग और ज़्यादा फूलता है, क्योंकि जब गर्दन हम पीछे के ये और तो ये नीचे के भाग से कंपैरिजन में ऊपर का भाग, फेफड़ों का ऊपर का भाग ज़्यादा प्रभाव में आता है। और हमारा जो नॉर्मल रेस्पिरेशन है ये नीचे का फेफड़ा ज़्यादा काम करता है, ऊपर का फेफड़ा कम काम करता है। सुप्त वज्रासन यही क्रिया है। देखिए अभी आपको मैंने समझाया तो आपको अभी ख्याल आएगा। सुप्त वज्रासन में क्या है, हम वज्रासन में लेते हैं, वज्रासन में सो जाते हैं, ये पीछे की ओर चले जाते हैं और वज्रासन में सो जाते हैं। तो वहाँ भी देखिए आप खिंचाव कितना अच्छा आएगा फेफड़ों का। और ये भी आते समय यहाँ खास करके यहाँ एक बोलूँगा कि जब भी आते समय बोलते हैं तो दाहिनी कोहनी का सहारा लेते हुए उठ बैठिए, ऐसे बोलते हैं। क्योंकि हमारी जो वेगस नाड़ी है कि जो ब्रेन में से, मस्तिष्क में से एक नाड़ी कि जो हमारे डायफ्राम को सप्लाई करती है, पेट के अवयव को सप्लाई करती है, फेफड़ों को सप्लाई करती है, ये करने से मेरी वेगस नाड़ी बहुत ही अच्छी तरह काम करती है और अच्छी प्रभाव में आती है। तो ये सभी काम बहुत ही अच्छी तरह होने वाले हैं सुप्त वज्रासन में। सर्पासन, सर्पासन भी यही है। सर्पासन में हम अगेंस्ट ग्रेविटी छाती को ऊपर की ओर उठा देते हैं, पेट के बल लेट गए, पेट के बल लेने के बाद में हम छाती को ऊपर की ओर उठा दिए, पीछे से पैरों को भी ना मोड़ते हुए, घुटना ना मोड़ते हुए ऊपर की ओर उठाए और दाएं बाएं करते रहे। यहाँ तो यानी फेफड़े तो ऊपर की ओर उठ गए हैं, फेफड़े खींचे जा रहे हैं, पेट पर प्रभाव आ रहा है वो बात अलग है, मगर साथ साथ सर्पासन में फेफड़े भी बहुत ही अच्छी तरह काम करने लगते हैं, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। धनुरासन में भी यही स्थिति है। मर्कटासन, मर्कटासन में खास करके बोलूँगा, मर्कटासन में पीठ के बल लेट जाते हैं, दोनों पैर एक तरफ, समझो दाईं तरफ ले गए तो गर्दन बाईं तरफ। जब भी ये दोनों पैर इस तरफ गए, हाथ पूरे यहाँ रखे हैं और ये ज़मीन को चिपका के हुए रखे हैं, ये उठाने नहीं है। और जब भी मैं गर्दन को उस तरफ ले जाता हूँ तो ये हाथ उठाने नहीं है, कई साधक के साथ उठ जाते हैं। ये तिरछे, ये हमारे जो लंग्स है, जो फेफड़े हैं, ये फेफड़े तिरछे खींचे जाते हैं। बाकी आसनों में आगे से खींच जाते हैं, साइड में खींचे जाते हैं, पीछे से खींच जाते हैं। यहाँ खास करके मर्कटासन में ये फेफड़े तिरछे खींचे जाते हैं, पहले राइट साइड में फिर लेफ्ट साइड में। फिर ये दाएं बाएं हम जब भी करते हैं तो ऊपर का आधा भाग, शरीर का आधा भाग अपोजिट डायरेक्शन में और निचला भाग अपोजिट डायरेक्शन में। कपड़े जैसे हम निचोड़ते हैं वैसे ये निचोड़ते हैं तो ये लंग्स निचोड़ा जाता है, ये लंग निचोड़ा जाता है। गोमुखासन, जब भी गोमुखासन करते हैं, ये बैठते हुए ऐसे करते हैं तो देखिए ये जो ये लंग्स और यहाँ के जो मसल्स है ये खींचे जाते हैं, गर्दन के मसल्स खींचे जाते हैं और यहाँ से नीचे से लेते हुए यहाँ से ये जो मसल्स है जो नीचे की ओर खींचे जाते हैं। और ये बाद में दूसरी बाजू करते हैं। तो एक के बाद एक, पहले दायां फिर बायां, ये फेफड़ा हमारा आगे पीछे होता रहता है। भुजंगासन बहुत ही अच्छा भुजंगासन है। पेट के बल लेटते हुए अगेंस्ट ग्रेविटी, हाथ पर भार न देते हुए, गुरुत्वाकर्षण की विरुद्ध दिशा में हम पूरे शरीर को पीठ के मसल्स से खींचते हैं कि ताकि मेरा शरीर ऊपर की ओर सांप के फने के जैसे ऊपर की ओर उड़ जाए। और वहाँ हम रुकते, कई साधक हाथ पर भार देते, बिल्कुल ला दीजिए। भुजंगासन में सूर्य नमस्कार का भुजंगासन वो अलग है,
मगर ये भुजंगासन है, इसमें हाथ पर खाली नाम मात्र आपके ये रहेंगे, मगर खिंचाव यहाँ आना चाहिए। ये खिंचाव पूरे ये जो मसल्स है और यहाँ के जो मसल्स है, जो रेस्पिरेटरी मसल्स है, वो रेस्पिरेटरी मसल्स खींचते हैं पूरे शरीर को। पीठ तो खींचती है, मगर साथ साथ ये मसल्स भी बहुत ही अच्छी तरह प्रभाव में आता है। रेस्पिरेशन बहुत ही अच्छी तरह होता है, खास करके भुजंगासन में। चक्रासन, वो भी आपको ख्याल आ गया। उल्टा सी, दोनों पैर रखते हुए, दोनों हाथ पलटते हुए पूरे शरीर को ऊपर की ओर उठा दे रहा है। पेट पूरा ऊपर की ओर आ गया और पूरा ग्रेविटी की वजह से नीचे की ओर। ये ग्रेविटी की वजह से लंग्स का ऊपर का भाग नीचे की ओर गया, ताकि वहाँ ब्लड सप्लाई भी ज़्यादा मिले, हवा भी ज़्यादा मिले, और पूरा हम ऐसे करके हुए रुकते हैं। देखिए कितनी हवा की कैपेसिटी बढ़ जाती है। साथ साथ या चक्रासन में मेरा डायफ्राम भी बहुत ही अच्छी तरह प्रभाव में आता है। सुप्त वज्रासन, मत्स्यासन, अभी आपको मैं इस बार डिटेल नहीं जाऊंगा। मत्स्यासन में भी ऐसा ही, सिंहासन में भी ऐसा ही है। प्राणायाम का भी उद्देश्य यही है कि श्वास को रोकना है मुझे। फिर वो गहरा लंबा श्वास लो हो या अभ्यंतरी अक्षेपी प्राणायाम या बाकी कौन से भी प्राणायाम, श्वास को रोकना मुझे बराबर आना चाहिए, कुंभक आना चाहिए। कुंभक के प्रकार में ज़्यादा नहीं बोलूँगा। ये जो है गहरा लंबा श्वास, कुंभक, बंद, अभ्यंतरी अक्षेपी प्राणायाम, ये सभी प्राणायाम में मैं श्वासों को रोकते हुए वहाँ धीरे धीरे आगे की ओर जाता हूँ। उज्जाई प्राणायाम खास करके यहाँ बोलूँगा कि यहाँ फेफड़ों के ऊपर का जो भाग है वो बहुत ही अच्छी तरह प्रभाव में आता है, क्योंकि यहाँ पेट तो बिल्कुल संबंध नहीं है, पेट के अवयव हिलने वाले नहीं है, पेट के मसल्स हिलने वाले नहीं है। मगर जब भी मैं छाती और ये इतना ही भाग पूरा बंद लगाते हैं, जालंधर बंद लगाते हुए मैं जब ये श्वास लेता हूँ, छाती तक जाएगा, छाती से कंठ तक, कंठ से छाती तक, यही तो यहाँ के जो कुछ मसल्स है ये प्रभाव में आएंगे। और ऊपर का ये मेरे फेफड़ों के ऊपर का भाग कि जो कम से कम हम यूज़ करते हैं, उज्जाई प्राणायाम में बहुत ही अच्छी तरह उसमें प्रभाव आता है। भस्त्रिका या कपालभाति, अभी मैंने बोला वो ठीक है, हरकत नहीं, कपालभाति मैंने उधर ले लिया। भस्त्रिका बहुत ही अच्छी तरह, यहाँ सातों प्राण प्रभाव में आते हैं। आसन और प्राणायाम में सातों चक्र प्रभाव में आते हैं। प्राण 5 रहते हैं, सातों चक्र प्रभाव में आते हैं। और ये जब भी सातों चक्र प्रभाव में आते हैं तो मेरे सभी अवयव काम करने वाले, क्योंकि जो चक्र प्रभाव में आया उसके जो कुछ अवयव सप्लाई करते हैं वो सभी प्रभाव में आए। अभी खास करके ये श्वसन संस्था में मेरा विशुद्धि चक्र प्रभाव में आना चाहिए, अनाहत चक्र प्रभाव में आना चाहिए, मणिपुर चक्र प्रभाव में आना चाहिए और स्वादिष्टान चक्र। ये 4 चक्र है कि जो 4 चक्र मेरे बराबर प्रभाव में आना है। ये अभी जो कुछ आसन लिए, आसन में दूसरे भी प्रभाव आते, चक्र में प्रभाव आते, मगर साथ साथ ये चारों चक्र भी प्रभाव में आते हैं। यहाँ भी ऐसे ही रहता है, यहाँ सातों चक्र प्रभाव में आते हैं भस्त्रिका में आपको। और भस्त्रिका जितनी अच्छी करेंगे उतना अच्छा है। कोरोना में खास करके इसमें बोलूँगा, कई साधक भस्त्रिका कोरोना में करते, हम जोर से श्वास लेते हैं और जोर से श्वास छोड़ते हैं। श्वास बाहर दूषित हवा है, कौन सी, वायरस से अंदर की ओर भर दिया तो कहाँ जाने वाले, डायरेक्ट फेफड़े में जाने वाले नहीं। भस्त्रिका आप मत कीजिए, उसके बदले कपालभाति कीजिए। कपालभाति हम आराम से श्वास लेते हैं, स्वाभाविक श्वास लेते हैं और फोर्सफुली श्वास छोड़ते हैं। स्वाभाविक श्वास लेते हैं कपालभाति में और फोर्सफुली श्वास छोड़ते हैं, तो मेरे लंग्स में जो जाने वाले थे वायरसेस ये कम से कम जाते हैं। इसलिए भस्त्रिका में आप ना की उज्जाई प्राणायाम, ये सभी प्राणायाम है। इस पर मैं थोड़ा सा भी बोलूँगा, क्योंकि जब भी हमारा क्लास ख़त्म होने को आता है, हमारे साधक फटाफट चलो क्लास ख़त्म हो गया, आसन प्राणायाम हो गए, मेरा काम हो गया। मेरा काम शुरू होता है ओम, ध्वनि, ध्यान, प्रार्थना और ध्यान साधना। ध्यान तक तो लोग ठहरते, साधक ठहरते, मगर बाद में वो निकल जाते। एक परमोच्च स्थिति आती है, पहले आसन से मेरे फेफड़े शुद्ध किए, आसन से मेरे मन को शांत किया, प्राणायाम से मेरे शांत किया, और शांति करने के लिए मैं ध्यान में जाता हूँ।
तो जब भी मैं ध्यान में जाता हूँ तो कई हार्मोन्स जो है कि जो हार्मोन्स मेरे को आनंद देने वाले हार्मोन है, पॉजिटिव थिंकिंग देने वाले मुझे हार्मोन्स है, वो सिक्रीशंस ज़्यादा रहते हैं उस टाइम। जब भी मैं ओम बोलता हूँ, ओम हम यहाँ 2-3 बार हम पहले तो हम छोटा लघु ओम बोलते हैं, फिर दीर्घ ओम बोलते हैं, फिर ओम लंबी ध्वनि बोलते हैं, पूरा एकाग्र होते हुए मैं फेफड़े खाली करता हूँ। ठीक है, वापस श्वास भरा। और जब भी मैं मुंह बंद करता हूँ तो ये जो वाइब्रेशंस है, ये वाइब्रेशंस मेरे ब्रेन के नीचे की जो ब्लड वेसल्स है उसको भी झंझनाट देंगी, वहाँ का ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी तरह होगा। ये खास करके ओम। और ये ध्यान में मैं क्या बोला अभी कि ध्यान ये परमोच्च स्थिति, मन इतना शांत होता है कि उसी स्थिति में मेरे मस्तिष्क से पॉजिटिव थिंकिंग करने वाले हार्मोन्स, आनंद देने वाले हार्मोन्स ज़्यादा सीक्रेट होंगे, तो मेरा पूरा दिन अच्छा जाने वाला है। इसके लिए आपको ये ध्यान करना। मंत्र साधना, मैं खाली एक मंत्र का 2-4 ये शब्द बोल के दिखा दो। और मेरे यहाँ हाथ देखिए, मेरा डायफ्राम की स्थिति देखिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रचोदयात् जब भी बोलते हैं तभी हम हवा पूरी बाहर निकाल देते हैं। और जब भी पूरा श्वास भरते हैं तो ये डायफ्राम नीचे की ओर चला जाता है ताकि मेरे फेफड़े और फूले। ये श्वासों का व्यायाम नहीं तो क्या है। प्रार्थना भी, मंत्र साधना भी एक श्वासों का व्यायाम ही है। आप जब भी देखेंगे कुछ भी फिर प्रार्थना करें या कुछ भी मंत्र साधना करेंगे तो ये आपको ध्यान देना है कि उस पर, आपके डायफ्राम पर ध्यान देना है, मन पर भी ध्यान देना है, क्योंकि एक मन एकाग्र करना है। और एकाग्र कभी होगा कि ये सभी का सिंक्रोनाइजेशन, सभी का तालमेल अच्छी तरह होगा, तभी ये अच्छी तरह होगा। श्वास और मन का संबंध, ये भी खास करके मैं बोलूँगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब भी मेरा श्वास, अभी देखिए मेरा श्वास कम होता है, जब भी मैं श्वास, एक समझो प्राणायाम में मैंने श्वास, या आसन में भी, कौन से भी इसमें मैंने श्वास को गति कम की, श्वास की गति कम की, तो श्वास धीरे धीरे नियंत्रण में होने लगता है। सही है, श्वास गति फास्ट रहेगी तो नियंत्रण में नहीं रहता, मगर श्वासों पर नियंत्रण हुआ तो मन पर नियंत्रण आता है। श्वास धीरे से आराम से लिया तो धीरे धीरे मन भी मेरा शांत होने लगता है। मन पर नियंत्रण आया, मन पर नियंत्रण आने से विचारों के वेग पर नियंत्रण आया, विचारों के वेग पर नियंत्रण आया, विचारों के वेग पर नियंत्रण आया तो इंद्रियों पर नियंत्रण आया, क्योंकि विचार मेरे अभी कम हो गए, विचार मेरे शांत हो गया। बिल्कुल नहीं, विचार शांत होने से मेरे 5 जो इंद्रिय हैं, ये इंद्रिय भी शांत हो गए। वहाँ वो भी बहिर्मुखी थे, वो अंतर्मुखी हो गए। बहिर्मुखीता से, ये अंतर्मुखी होने से मेरे इंद्रियों पर भी नियंत्रण आया। इंद्रियों पर नियंत्रण आया तो इंद्रियां मेरी अंतर्मुखी हुई, और ये जब भी अंतर्मुखी होती है तो मन शांत होता है। और श्वास और मन का संबंध बहुत ही अच्छा तरह है। जितना मन उद्विग्न रहेगा उतना श्वास फास्ट चलेगा, गति उसकी ज़्यादा रहेगी। मगर जितना मन मेरा शांत रहेगा उतनी श्वासों की गति कम रहेगी। आप देखेंगे कि जो उद्विग्न आदमी है, ऐसे बोलता है तभी आवाज़ में भी उसकी फास्ट रहता है और श्वास भी बहुत गति उसकी फास्ट रहती है। मगर जिसका मन पक्का है, मन शांत है, वो बहुत ही सहजता से, शांति से बोलेगा। ये बहुत ही बड़ा संबंध है। इसके लिए खास करके मैंने ये स्लाइड बनाई। मेरा आज का जो पर्पस था ये था कि
पिछली टाइम जो रक्षा प्रणाली ली थी और ये आज ये जो ली ये श्वसन प्रणाली, ये दोनों प्रणालियाँ खास करके कोरोना रोग के लिए बहुत ही उपयोगी है। लास्ट टाइम पिछले महीने जो ये ली थी रक्षा प्रणाली और ये जो अभी श्वसन प्रणाली ली, ये दोनों का संबंध खास करके कोरोना के लिए बहुत ही अच्छा है। और मेरा श्वास कैसा लीजिए, कैसा लेना है, उसके अवयवों पर असर कैसे होते हैं, मेरे फेफड़ों पर असर कैसे होते हैं, मेरे फेफड़ों के मसल्स पर असर कैसे होते हैं, मेरे फेफड़ों के रिब्स जो है ये बाहर, ये रिब्स पर उसकी असर कैसी होती है, ये सभी आपको मुझे बोलना था। ये मेरा आज का पर्पस था। ठीक है, आपको ये पसंद आया होगा ऐसा लगता है। और मैं आपको सबको धन्यवाद देता हूँ। खाली एक मंत्र बोलता हूँ, ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। तू यहाँ बैसी जा। फिर बंद कर जाओ। नमस्कार। आज के ये कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य है कि जो प्रकाश लाल जी की इच्छा थी कि मेरा हर साधक, हर अधिकारी प्रकाश लाल ही हो, तो हर जिला प्रधान ने इसका अभ्यास करना है। उसके बाद जिला प्रधान क्षेत्र प्रधान को ट्रेनिंग देगा और क्षेत्र प्रधान केंद्र के साधक को ट्रेनिंग देगा। और उसके बाद हर साधक तक ये विचार हमारे जाने चाहिए। तो हर साधक ने इस निष्काम सेवा में भाग लेना है। इसी के साथ आज का कार्यक्रम अगली वार्ता अक्टूबर महीने के तीसरे रविवार के दिन होगी। नमस्कार।